नमस्कार। श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुथार और मैं आपको पढ़ाऊंगा विज्ञान विषय का एक बहुत ही मनोरंजन और अच्छा लगने वाला पाठ जिसका नाम है भोजन। जी हाँ, भोजन जो सबका फेवरेट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि ये इस पाठ का दूसरा भाग है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस पाठ का दूसरा भाग है। जो कि पहला पार्ट है वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। उसकी आपको पहले ही लिंक भेज दी गई है और आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भोजन कहाँ से आता है और किस प्रकार से जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए, अब तक हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन सी? विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा था, उनके भागों के बारे में, जंतुओं के बारे में पढ़ा था कि वे किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं और किस प्रकार दूसरों का भोजन बनते हैं। फिर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और फिर पढ़ा था भोजन के स्रोत, यानी कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। अब हम इसके अंदर देखेंगे बहुत ही मनोरंजक चीज़ें, बहुत ही रोमांचित करने वाली चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि मधुमक्खी है वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाती है, दालों के अंकुरण, इसके बारे में हम आज विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे है शहद। शहद के बारे में आप सबको अच्छी तरह से पता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं जी, जितने भी फूल होते हैं, फूलों की एक ऋतु होती है, उस ऋतु के अंदर फूल खिलते हैं पौधों के ऊपर। तो उन्हीं फूलों से वे क्या करती हैं, एक ही समय के अंदर एक एक करके फूलों का रस इकट्ठा करना शुरू करती है और अपने सत्ते में डाल देती हैं। वो इतना रस इकट्ठा करती है कि पूरे साल भर के लिए उनका खाना अच्छे से बनता रहे। और उन्हीं फूलों के रस को बोलते हैं मकरंद। क्या बोलते हैं? मकरंद। और ये जो मकरंद है उससे बनता है शहद। तो ये लाती कहाँ से है शहद को, उस मकरंद को? फूलों से। जो पेड़ पर फूल लगे होते हैं पौधों पे, वहाँ से वे इकट्ठा करती है। क्यों लाती हैं? क्योंकि जब फूल नहीं रहेंगे तो उनके पास खाने को कुछ नहीं रहेगा, इसलिए वो क्या करती है, अपने सत्ते में पूरा फूलों का रस है वो उसको इकट्ठा कर लेती हैं। कैसे करती हैं? एक एक करके। जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं वो सभी जाती हैं और एक एक फूल के रस को लेकर आती हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मधुमक्खियाँ, अगर इस संसार में मधुमक्खियाँ न हो तो हम सबका जीना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी मधुमक्खियाँ होती है वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती हैं। इसी से फूलों में क्या होता है कि परागकण का स्थानांतरण होता है और परागकण से ही फल बनते हैं। जो आगे फूल है, फूल जाकर फल में बनेगा। अगर मधुमक्खियाँ यहाँ पे नहीं होती हैं तो परागकण दूसरे फूल पर नहीं गिर पाते हैं और उससे फल नहीं बन सकता। इसी तरह जितने भी अनाज हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर फल लगते हैं या सब्जियां लगती हैं, वे सब ये जो मधुमक्खियाँ वगैरह छोटे कीट जीवाणु हैं वो बैठते हैं तो उनके पैरों से, उनके पैरों के ऊपर ये चिपक जाते हैं परागकण और दूसरे पौधे पर चले जाते हैं, इससे कि फल का निर्माण होता है। तो अगर मधुमक्खियाँ नहीं होगी तो परागकण दूसरे पौधे पर नहीं पहुंच पाएंगे और उससे फल नहीं बनेगा। तो मधुमक्खियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। यानी कि हम किस लिए जीते हैं? खाने के लिए। और खाना जितना भी बनता है, अनाज जहाँ पे भी होता है, वो सब मधुमक्खियों की ही देन है। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अंकुरण के बारे में। जो बीज होते हैं, बीजों से मतलब है कि जितनी भी हमारे घर में दालें होती हैं और उनका अंकुरण किस प्रकार से किया जाता है। तो क्या होता है कि अंकुरण किसे बोलते हैं? आपने देखा होगा कि जो दालें हैं या चना, चने होते हैं, उनको भिगो के रख दिया जाता है। जब उनको भिगो के रखते हैं तो 1 दिन या 2 दिन के बाद उसके ऊपर क्या होते हैं कि छोटे छोटे तिनके निकल आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो सिंपल से चने हैं और इनको जब भिगो दिया जाता है तो ऐसे ऊपर धागे नुमा संरचनाएं निकल जाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं अंकुरण होना। तो अंकुरण करते क्यों हैं? इससे क्या होता है कि जो दाल या चना हम खाने वाले हैं साधारण रूप से,
उसमें इतना जो पोषक तत्व होते हैं इतनी मात्रा में नहीं होते हैं, या फिर कहें तो हम उसको इतना ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन अगर जब हम उसको अंकुरित कर देते हैं, कि जब एक बार अंकुरित हो जाए तो उसके अंदर पोषक तत्व बहुत ही अच्छे से संतृप्त हो जाते हैं और हम उसको आसानी से अपने पेट के अंदर पचा पाते हैं। तो अंकुरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंकुरित दाल और चनों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इनको हम क्या कर सकते हैं, उबाल सकते हैं और मसाले मिलाकर सुबह नाश्ते के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, अंकुरित दालों का, अंकुरित बीजों का। तो आपको याद रखना है कि अंकुरण किसे कहते हैं और अंकुरण क्यों आवश्यक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे पौधे के भाग। पौधे के भाग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जानना है कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से का मतलब है कि भोजन है वो पौधे के कौन कौन से भागों से हम प्राप्त करते हैं। इसमें देखो, सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्ररोह तंत्र और एक है मूल तंत्र, यानी कि दो भाग दिए हुए, पौधे को दो भागों में बांट दिया गया है। जो ज़मीन से ऊपर है, यहाँ पे देखिए ये ज़मीन से ऊपर वाला भाग है वह तो क्या क्या कहलाएगा, प्ररोह तंत्र। और जो ज़मीन से नीचे यानी कि जड़ों वाला भाग है उसको बोलेंगे मूल तंत्र। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को खाने के लिए योग्य बनाते हैं। पुष्प। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूलों का प्रयोग करते हैं हम खाने के लिए, ठीक है। जैसे कि जो फूल गोभी होती है उसका एक प्रकार का फूल ही होता है जिसको हम सब्जी बना के खाते हैं। फल का भी प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पे देखो एक जो फली बनी हुई है इसका प्रयोग हम खाने के लिए सब्जी बनाने में करते हैं। फिर होता है तना। तना, फिर पत्तियाँ, कभी कभी पत्तियों से भी सब्जी बनाई जाती है, उसको भी खाया जाता है। कलिका, नोड और इंटरनोड। नोड इंटरनोड क्या होता है कि एक पत्ती से दूसरी पत्ती, यानी कि एक ये जो पत्ती है इससे यहाँ वाली जो पत्तियाँ निकली हुई इनके बीच की जगह कहलाएगी इंटरनोड। क्या कहलाएगी? इंटरनोड। और नोड क्या होगी? पत्ती जहाँ से चिपकी हुई है पौधे से वो भाग कहलाएगा नोड। उसके बाद हम देखेंगे कि जड़ें हैं, जो मूल तंत्र हैं उसके बारे में। कुछ पौधे होते हैं ना जिसकी जड़ों का भी प्रयोग किया जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पर देखो जो प्राथमिक मूल है, प्राथमिक मूल मतलब जो ऊपर ऊपर की जड़ें होती हैं उनको बोलेंगे प्राथमिक मूल, जो सबसे पहले निकली हुई यानी कि पौधे से चिपकी होती है। जो मेन जो ये जो रूट दिखाई दे रही है इससे यहाँ पे चिपकी हुई होती हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दिखाई दे रही हैं प्राथमिक मूल, ये बड़ी वाली ये प्राथमिक मूल है। और इसके बाद ये छोटी छोटी जड़ें साइड में निकली रहती हैं, इनको बोलेंगे द्वितीयक मूल। तो ये याद रखना कि प्राथमिक मूल कौन सी और द्वितीयक मूल कौन सी होती है। अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या अभी सीखा है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे प्रमुख शब्द है। शब्दों के अंदर संघटक। संघटक मतलब जिनसे बना होता है। हमने पढ़ा था ना कि भोजन के संघटक कौन कौन से, किन से अवयव बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या थे? संघटक थे, संगठन थे। फिर खाद्य। खाद्य मतलब खाने की सामग्री। मकरंद। मकरंद के बारे में अभी हमने पढ़ा था। मकरंद कौन सा? जो मधुमक्खी अपना फूलों का जो रस है उसको बोलते हैं मकरंद। अंकुरित बीजों के बारे में पढ़ लिया था। जो दालें वगैरह भिगोते हैं उसको बोलते हैं अंकुरित बीज। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इसके बारे में जान लिया था। अब इसका सारांश है, और सारांश के बाद आता है प्रश्न उत्तर। तो पहले सारांश को देखते हैं कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। यानी कि भारत पूरे देश के अंदर क्या होता है कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। हमारे यहाँ पे भोजन अलग अलग होता है। जो यहाँ का इलाका है अपने यहाँ का, यहाँ पे क्या होता है कि गेहूँ, बाजरा, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो दूसरा भारत के अंदर अन्य जो भाग हैं, अन्य राज्य हैं, उनके अंदर
गेहूं की अपेक्षा चावल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। दूसरा है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हम अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, या तो पौधों से या फिर जंतुओं से। फिर परिभाषाएं दी हुई है, जो केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी, जो जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, और जो पादप जंतु दोनों को खाते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। ये था हमारा सारांश। ये चीज़ें हमने पाठ के अंदर पढ़ी हुई हैं। अब क्या करना है कि प्रश्नोत्तर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखो कि क्या सभी जीवों को, जो पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, हर प्रकार के जीव अलग अलग भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आपको खुद को करने हैं, बहुत ही सिंपल से। दूसरा प्रश्न है जिसमें पौधे के भाग लिखने की, कौन कौन से भाग हम खाते हैं और कौन कौन सी, जैसे कि एक पौधे का नाम लिख दिया, उसके पास लिखेंगे कि उसका कौन सा भाग, जड़ खाते हैं या उसका फल या उसका फूल, ये सब आपको लिखना है, ऐसे 5 पौधों के बारे में। तीसरे प्रश्न के अंदर मिलान करना है। क्या मिलान करना है कि एक साइड तो कॉलम 1 और कॉलम 2, इसमें दूध, दही, पनीर, घी, यहाँ तो सामग्री लिखी हुई और ये कहाँ से प्राप्त होती है वो उसके सामने मिला देना है। जैसे कि एक मैं यहाँ पे पहले मिला देता हूँ। ये जो दूध, घी है, ये किससे प्राप्त होता है? दूध, घी जंतु उत्पाद हैं। ये क्या है? जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, इसी तरह आपको मिलाने हैं, बाकी के भी आंसर करने हैं। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि चौथा प्रश्न। इसके अंदर खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। ये सब कॉपी में आपको लिख के दिखाना है। अब सोचने के लिए बातें हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी, इसको थोड़ा घर पे बैठ के सोचना अच्छे से। क्या होता है कि पहला, आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? देखिए कि भोजन जो सबकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत तो सबको होती है, लेकिन सबको मिल पाता है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सोचना। पता लगाओ कि कहाँ पे किन लोगों को या किन जंतुओं या जीव जंतु जो भी आपको दिखाई दे उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है उसके बारे में सोचना। दूसरा है, भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? होता है ना कभी कभी घर में बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में भोजन बना देते हैं और उसको फिर फेंकना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो बर्बादी करते हैं, ये और किन किन तरीक़ों से हम रोक सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। धन्यवाद। ये आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। इसके प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा।